हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। मतलब क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पुराने ज़माने में हमने बहुत सी स्टडी की कि कैसे लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे। लेकिन अब इस बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि पहले जब लोग ख़त्म हो जाया करते थे तो उनकी कब्रें कैसे हुआ करती थी, पहले के टाइम की किताबें कैसे हुआ करती थी। तो इस बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक शायद आप लोगों ने वेदों के बारे में सुना होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? हमारा ऋग्वेद। अभी देखो, 4 वेद होते हैं हिंदू धर्म में: अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अब इन चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 3500 साल पहले ये वेद लिखा गया था। कब लिखा गया था? 3500 साल पहले। और 1000 से ज़्यादा इस वेद में, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। गॉड की प्रेयर करने के 1000 तरीके लिखे हुए हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। उन प्रार्थनाओं को क्या बोला जाता है? सूक्त। अब हमारा अगला टॉपिक है इतिहासकार। मतलब हमारा अगला टॉपिक है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। मतलब इतिहासकार जो होते थे, जो इतिहास मतलब इतिहास को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को, वो इतिहासकार ऋग्वेद की स्टडी कैसे करते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इतिहासकार जो हुआ करते हैं वो पुरातत्वों की तरह ही, जैसे आर्किटेक्चर होते हैं वो लोग आर्किटेक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, ऐसे ही इतिहासकार पुरातत्वों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे आर्किटेक्चर्स क्या होते करते हैं कि वो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं कि उन्हें पहले के टाइम पर क्या मिला, कैसे सब हुआ, तो वो किसी ना किसी प्रूफ के तौर पर वर्क करते हैं। और जो ये इतिहासकार होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ उन्हें रिटन सोर्स मिल जाता है या कुछ सिंबल्स मिल जाते हैं, कुछ निशानियाँ मिल जाती हैं, तो उस बात पर भी वो लोग थोड़ा सा अपना डिस्कशन करते हैं। और इसके बाद है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। मतलब जो जिस तरीके से ऋग्वेद लिखा जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते थे, उस लिपि को क्या कहते थे? पांडुलिपि। तो उस ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जिसे भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ पाया गया था। मतलब कश्मीर में ये पाया गया था। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पेड़ का नाम होता है भूर्ज। तो उसके जो छाल निकलते हैं, मतलब उस पेड़ के जो पपड़े निकलते रहते हैं, उस पर ये पांडुलिपि लिखी हुई पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को छापा भी गया। देखो, पहले तो जो हमारे महर्षि व्यास जी ने या महर्षि विश्वामित्र ने वेदों को लिखा, तो वो तो उनकी रियल हैंड राइटिंग है। बट अभी 150 साल पहले, मतलब 150 साल पहले, इस ऋग्वेद को टाइपराइटर से इसको प्रिंट करवाया गया, अलग से फिर से छपवाया गया। इसी पांडुलिपि के से अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। मतलब जो आज के टाइम पर ये जो इंग्लिश इतनी पॉपुलर है, जगह जगह पर इंग्लिश बोलना लोग पसंद करते हैं, इस इंग्लिश का एक्चुअल में जो स्टार्टअप हुआ, वो इंग्लिश का स्टार्टअप हमारी पांडुलिपि से हुआ। और ये पांडुलिपि जो है ये लिखी हुई रखी है हमारे जो महाराष्ट्र के पुणे में एक पुस्तकालय है। मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ही सेफ और सिक्योर लाइब्रेरी है। तो जो रियल पांडुलिपि लिखी हुई है वो वहीं पर एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है कि कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। मतलब हमारे मवेशी, घोड़े और रथ ये पहले कैसे हुआ करते थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर जैसे पुत्र मतलब बेटों को, और घोड़ों की प्राप्ति के बारे में अनेक प्रार्थनाएं हैं। हमारे ऋग्वेद में बताया गया है
कि कैसे लोग पूजा पाठ करके वो गॉड से प्रेयर करते थे कि उन्हें और ज़्यादा, मवेशी मतलब जानवर, उन्हें और ज़्यादा जानवर कैसे मिले, उसके लिए पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो ऐसी कोशिश करते रहते थे गॉड से प्रेयर करने की कि उन्हें और ज़्यादा मवेशी कैसे मिले, और ज़्यादा जानवर उन्हें कैसे मिले, और ज़्यादा घोड़े कैसे वो पाएँ। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेटे की ज़रूरत होती है, तो गॉड से प्रेयर करते थे कि बेटा कैसे उनको हो। तो इस तरीके के कुछ तरीके उस ऋग्वेद में लिखे हुए होते हैं। जैसे घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, इसलिए ज़्यादातर लोग पहले घोड़े को पसंद करते थे, क्योंकि घोड़े पर बैठ करके भी आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते थे। या लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो उसमें क्या करते थे कि घोड़े को रथ खींचने के लिए लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जरूरी नहीं कि लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत तौर पर ही हो, लड़ाई होने के कई कारण हुआ करते थे। वो कारण जैसे जानवरों को छीन लेना, या फिर कह लीजिए कि किसी की प्रॉपर्टी छीनने के लिए, या किसी का महल या कोई बड़ा दुर्ग अच्छा लग गया किसी राजा को तो वो छीनने के लिए। या कई बार वहाँ पर देखते थे कि अच्छी फसल हुई है तो एक राजा दूसरे राजा पर हमला कर देता था और कोशिश करता था कि उसकी फसल को भी हड़प कर लिया जाए। या फिर उसके दूसरे राजा के इलाके में अगर जानवर या मतलब मवेशी ज़्यादा बढ़ गए तो वो मवेशी भी वहाँ से हड़प लिए जाते थे। या फिर कई बार वहाँ देखते थे कि चरागाह या मतलब जानवरों के चरने का जो सोर्स हुआ करता था वो अगर कहीं पर अच्छा है तो एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करके उसे छीनने की कोशिश किया करता था। और कभी कभी लड़ाई का एक और कारण हुआ करता था कि जहाँ से पानी का स्रोत हुआ करता था। जैसे मान लीजिए एक राजा के पास पानी के अच्छे स्रोत नहीं है लेकिन उसके पास अच्छी सेना है, तो वो किसी दूसरे राजा को देखता था जहाँ पर अच्छा पानी का स्रोत हुआ करता था, तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ पर जाकर के हमला कर देते थे ताकि वहाँ से आसानी से पानी का स्रोत मिल सके। तो इस तरीके से लोगों को घोड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ा करती थी। अब अगला है हमारा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, वो शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि लोगों में कुछ यूनिकनेस कैसे थी, उनमें कुछ खास बात कैसे थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो है लोगों का वर्गीकरण उनकी भाषा, समुदाय और परंपरा के आधार पर किया गया। ऋग्वेद में बताया गया है कि लोगों को कैसे वर्गों में विभाजित किया गया, कि कैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, इस तरीके से कैसे लोगों को विभाजित किया गया। तो पहले तो लोगों को उनके काम के आधार पर विभाजित किया गया कि कौन क्या काम करता है, उस तरीके से उसको उस वर्ग में रखा गया। फिर दूसरा, उन्हें उनकी भाषा के तौर पर विभाजित किया गया कि कौन कैसी भाषा बोलता है, कैसे बात करता है, तो उस तरीके से विभाजित किया गया। फिर अगला है कि लोगों के रहने का स्थान क्या है, वो लोग कैसी जगह पर रहते हैं। अगर जंगल में रहते हैं तो आदिवासी कहे जाते थे, या कहीं ऊंची जगहों पर रहते थे तो उस तरीके से उनको विभाजित किया गया। मतलब रहने के स्थान के हिसाब से भी उन्हें विभाजित किया जाता था। पहले समय में दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया। पहले ज़माने में ज़्यादातर, अभी तो कुछ साल पहले ही ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला शुरू हुआ। पहले ज़माने में आज से लगभग 3500 साल पहले क्या हुआ कि ये समाज को दो भागों में बांटा गया था। एक था ब्राह्मण और दूसरा राजा। अब देखो, ब्राह्मण की तो बात साफ है कि वो पुरोहित हुआ करते थे जो भगवान का पूजा पाठ करते थे या यज्ञ करते थे, जगह जगह पर ऐसा पवित्रीकरण करते थे। लेकिन जो ये राजा हुआ करते थे, तो इन राजा में एक खास बात, वो राजा नहीं होते थे जो शासन करते थे या किसी बड़े दुर्ग या किसी किले या किसी महल के मालिक हुआ करते थे। राजा वो हुआ करते थे जो लोगों की सहायता करते थे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। अच्छा, इस बात में एक और बात है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि मान लीजिए कोई एक राजा है तो उसका बेटा आगे चल के राजा ही बनेगा, ये नहीं होता था। मान लीजिए कोई एक राजा है, वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद चुनाव होता था कि कौन राजा का पद संभालने के योग्य है, तो उसे राजा बनाया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है साइलेंट सेंसिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, मतलब खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। मतलब कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि
कई जगह पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुआ करते थे, पहाड़ों के ढेर होते थे, वो खामोश प्रहरी कहलाते थे। मतलब वो चुप रहते थे, किसी भी तरीके का कोई अपनी तरफ से इंटरफेयर, अब पत्थर हैं पहाड़ हैं वो कैसे अपनी तरफ से कोई इंटरफेयर करेंगे, तो इसी लेकिन वो सुरक्षा बहुत करते थे। मान लीजिए आसानी से वहाँ से कोई वाहन नहीं निकल सकता है उन पत्थरों के ऊपर से, या कोई जानवर आसानी से वहाँ से नहीं निकल सकते हैं, तो इसीलिए उन महापाषाणों को खामोश प्रहरी कहा जाता है। और खामोश प्रहरी का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर लोग ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी कब्र बनाई जाती है, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है उसे भी खामोश प्रहरी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शिलाखंडों को महापाषाण कहा जाता है, जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हुआ करते हैं उन्हें महापाषाण कहा जाता है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, ये प्रमाण ही जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जैसे कई बार जब पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने कई जगह पर खुदाई की तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, फिर उनके थोड़ा अंदर आकर के और छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं, फिर उसके और अंदर आकर के और छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो पत्थर लगे हुए हैं वहाँ पर पाया गया कि इनके अंदर लोगों की कब्रें हुआ करती थी, लोगों को उसमें दफनाया जाता था। और उसके बाद पाया गया कि उन कब्रों में पहले जब कोई ख़त्म हो जाता था तो उसके साथ साथ में किसी न किसी जानवर को, मतलब घोड़े को भी साथ में दफना दिया करते थे। पहले के लोगों का मानना था कि जब कोई ख़त्म हो जाता है तो वो ईश्वर के पास कैसे जाएगा, तो वो किसी न किसी घोड़े पर बैठ करके जाएगा। तो इसीलिए साथ में एक घोड़ा भी दफना देते थे पड़ोस में, ताकि वो आसानी से घोड़े पर बैठ करके ईश्वर के पास जा सके। और पाया गया पुरातत्व सर्वेक्षण में कि उन्हीं कब्रों में कुछ सोने के सामान पाए जाते थे, कुछ खाने पीने के बर्तन हुआ करते थे, और बहुत सा ऐसा सामान रख दिया जाता था उनके पास में जो उनकी दिनचर्या में इस्तेमाल हुआ करता था। तो सर्वेक्षण में पाया गया कि उनके पास ऐसे कई बर्तन हुआ करते थे मिट्टी के, और कुछ कपड़े रख दिए जाते थे, उनके पास कुछ औजार और कुछ हथियार भी रखे जाते थे, जिससे ये पता चलता है कि कब्र को दफनाने के समय में ही ये सारे सामान उनके साथ रखे जाते होंगे। अगला हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, मतलब लोगों को सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना कि उन लोगों में जो सामाजिक असमानताएं थीं उनके बारे में कैसे पता चलता है। तो इन कब्रों में कुछ सामान भी पाए जाते हैं जो पहले के लोग सबके साथ में रख दिया करते थे। मैंने अभी बताया कि जब कोई ख़त्म हो जाता था तो साथ में ही उनके वो सामान रख दिया जाया करता था, ताकि मतलब ऐसी लोगों की पहले मान्यता हुआ करती थी कि लोग जब भगवान के पास ख़त्म होने के पास जाते हैं तो रास्ते में उन्हें इन सामानों की ज़रूरत लग सकती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीट फॉर सर्टेन फैमिलीज, मतलब क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थीं। हाँ, तो ऐसा हुआ करता था, जिसे अभी भी लोग हैं क्या करते हैं कि कोई बड़ा परिवार है या बड़ा ख़ानदान है तो उनके अपने अलग कब्रिस्तान हुआ करते हैं, और कुछ सामाजिक कब्रिस्तान हुआ करते थे कि जिनके अपने पास दफनाने के लिए या आग देने के लिए जगह नहीं हुआ करती हैं, तो वो लोग सामाजिक कब्रिस्तानों में जा कर के अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही पहले या अभी भी कुछ पारिवारिक कब्रिस्तान हुआ करते हैं या हुआ करते थे, जहाँ पर कई महापाषाणों को पाया गया, जिनमें पाया गया कि एक ही परिवार के बहुत से लोगों को दफनाया गया। जैसे मान लीजिए कोई ख़त्म हुआ तो उनको भी उसी जगह पर दफनाया, फिर कुछ समय के बाद कोई दूसरी जनरेशन में कोई और ख़त्म हुआ तो उसको भी वहीं पर दफनाया गया। तो मतलब कहने का है कि वो सब पारिवारिक कब्रगाहें हुआ करती थी, जहाँ पर एक ही परिवार के लोग दफनाए जाया करते थे, वहाँ पर किसी दूसरी फैमिली का कोई दूसरा पर्सन नहीं रखा जाता था। फिर अगला टॉपिक है स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव, मतलब इनाम गांव में क्या कुछ खास तरीके के इनाम गांव में क्या कुछ खास तरीके के लोग के लिए कब्रें बनाई जाती थी। तो बिल्कुल ये सही बात है, मैंने अभी पीछे टॉपिक में बताया कि वहाँ पर अपने व्यक्तिगत पारिवारिक लोगों के लिए ही कुछ कब्रगाह बनाए जाते थे, जिसमें किसी दूसरे परिवार के लोगों को नहीं दफनाया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव,
मतलब ये है कि इनाम गांव के लोगों को क्या धंधा हुआ करता था, वो लोग क्या काम करते थे, कैसे अपने रहने का ज़रिया बनाते थे। तो इस बात पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनाम गांव के लोग ज़्यादातर पहले वहाँ पर फसलें उगाया करते थे। फसलें उगाने या खेती करने का काम ज़्यादा हुआ करता था। जैसे मान लीजिए खेती करने का काम हुआ, अपना गेहूं की फसल करना, फिर चावल की फसल करना, जौ की फसल करना, दालों की फसलें उगाना, या अपने तिलहन की फसल करना, और वो फसलें जिनमें से तेल मिल सकता है। तो वो लोग ऐसी बहुत सी फसलें उगाया करते थे जिनसे आसानी से भोजन मिल सकता था। और उसमें सर्वेक्षण में पाया गया कि वहाँ पर कई ऐसे मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ पाई गईं, कुछ मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ पाई गईं, जिससे ये पता चलता है कि उन जानवरों के मांस को भी वो लोग खाया करते होंगे। अब ये कैसे पता चला कि जानवरों के मांस को खाया ही करते होंगे? तो उसके लिए जानवरों की जो हड्डियाँ मिली उन पे कुछ बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए, जिसमें ये पता चला कि उन जानवरों की हड्डियों पर कुछ चोट के निशान पाए गए। पाया गया कि उन जानवरों की हड्डियों को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाता था, जिससे ये पता चलता है कि लोग उन जानवरों को पालते थे, फिर उनको काट करके अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर कह लीजिए कि उन जानवरों का शिकार किया जाता था। अब वो जानवर कौन कौन से हुआ करते थे? जैसे जंगली सूअर हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, और अपने सांभर है, चितकबरे हिरन हुआ करते थे, अपने भैंस है, गाय है, भैंसें हैं, और अपने कुछ चिड़िया पंछी जैसे मुर्गा, मोर, कबूतर, कौवे, इस तरीके के उड़ने वाले पक्षियों का भी ये लोग शिकार किया करते थे। ये लोग मगरमच्छ का भी शिकार करते थे, मगरमच्छ को मार करके उसका मांस खाने के इस्तेमाल में लिया करते थे। जैसे कछुआ है, केकड़ा है, मछली है, इन सब चीज़ों का क्या करते थे ये लोग शिकार करते थे, और उससे अपना भोजन बनाया करते थे। और इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने खाने के लिए कुछ रस भरी चीज़ों का भी इंतजाम करते थे। रस भरी का मतलब फ्रूट्स, कुछ फल। वो फल जैसे अपना कह लीजिए कि बेर हुआ करते थे, जामुन होते थे, या अपना आंवला हुआ करता था, खजूर हुआ करते थे, और ये सहतूत आते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरीज, या इस तरीके के बहुत से जंगली फल हुआ करते हैं जिनमें रस पाया जाता है, या फिर वो मौसम के हिसाब से पकते हैं और मौसम के समय पर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से फल भी हुआ करते थे जिनका ये लोग अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि पहले के लोगों का रहन सहन कैसे हुआ करता था, वो लोग कैसे कब्रिस्तान बनाया करते थे, ख़त्म हो जाने के बाद क्या खाते थे, कैसे कैसे उनमें डेवलप आया है। ये सब चीज़ें हमें क्या हुआ, कैसे पता चला कि कई जगहों पर कुछ लिखे हुए संकेत पाए जाते हैं, कुछ लिपियाँ मिलती हैं, और अपना कुछ जगहों पर कुछ अवशेष मिलते हैं। तो कुछ जगहों पर लिखी हुई चीज़ें जिन्हें हम लोग उस भाषा में पांडुलिपि बोलते हैं, और कई जगहों पर अवशेष मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले कैसे क्या हुआ करता था, या कैसे लोग रहा करते थे। तो इन सब बातों के बारे में हमें पता चलता है। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही है, यहीं पर डन होता है। और इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, पार्ट 5, जिसमें हम लोग कुछ और आगे के टॉपिक डिस्कशंस करेंगे, तो जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि इसके बाद का जीवन कैसा हुआ करता होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है, हम लोग यहीं पर अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे, और आगे का डिस्कशन हम लोग अपने कल के टॉपिक में करेंगे।